हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैनिएक प्रेजेंटेड बाय एएस डेवलपर्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दो ऐप्स है जिनके नाम है बुक्स फॉर यूपीएससी एंड एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद द रिस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन by depriving Bombay and Madras presidencies of their legislative powers. 2. It empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. So which of the following statement is are correct? तो आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं आना था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आना था। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ठीक है, तो याद रखना कि 1861 एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जोर दिया गया था। और हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है, दैट इज इट empowered द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस in the council. It also gave recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. So याद रखना कि इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम की भी बात की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which of the following leads to an increase in arsenic and fluoride concentration in ग्राउंड वाटर। तो नीचे ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो इसमें वाटर में कंटामिनेशन की न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, सो द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया. This lowering of water table due to the over withdrawals in some states has increased fluoride concentration in groundwater and has led to increase in the concentration of arsenic. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी चूज साल्ट एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, salt tax affected all section of the population. 2. Salt tax did not threaten government finances. 3. Salt issue would unify all political party in India. So which of the following statement is are correct? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। So the salt was chosen as the central formula during a salt satyagraha as a salt tax seems to be the most crucial one for many reasons. तो पहला रीजन है, it affected all section of the population and had no divisive implication. और जो सेकंड रीजन है, it could be made into highly emotive issue with a great publicity वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो सकती थी। ठीक है, तो ये दो मेन रीजन है, इसको आप याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मैकिंडिया ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपको बताना है कि ये जो ट्राइब है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, दैट इज ओडिशा। सो Magidias are the particularly vulnerable tribal groups of the Odisha. This tribe habitats have distinct features such as rich forest, mountains and valleys. Most people live in isolated habitations. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको पीवीटीजीज भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि पीवीटीजीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है, और फिर पीवीटीजीज के ऊपर स्कीम्स इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, वो दोनों मिनिस्ट्री अलग है, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू माउंटबेटन प्लान। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इट sought to give dominion status to India and Pakistan. 2. It provided for the setting up of boundary commission. 3. The plan lacked any provision for conducting a referendum to determine which sides a region would go to. So select the correct answer using code given below. तो आपको बताना है कि माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो द सेलेंट फीचर ऑफ द माउंटबेटन प्लान वर एज फॉलोज। तो ये तीन नीचे मैंने बताए हैं कि
मेन फीचर क्या थे माउंटबेटन प्लान के? रेफरेंडम इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वुड डिसाइड वेदर इट शुड ज्वाइन पाकिस्तान और नॉट, ओके। और सेकंड है, ए बाउंड्री कमीशन वाज टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम प्रोविंसेस इन द पंजाब एंड बंगाल। एंड थर्ड है, अर्ली ट्रांसफर ऑफ पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू टू सक्सेसर स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स है जिसको आप याद रखना। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इट इज ए प्रोग्राम लेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विपो। सेकंड है, द प्रोग्राम हैज इट्स फोकस ऑन इनोवेटर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। और थर्ड स्टेटमेंट है, नीति आयोग हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द नेशनल फोकल पॉइंट फॉर द TISC नेशनल नेटवर्क इन इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नीति आयोग नहीं है, यहाँ पे है सिपाम, दैट इज सेल्फ फॉर IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7th क्वेश्चन है। सो द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंडेंट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहली स्टेटमेंट है, डेप्थ ऑफ चैनल, 2 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज, एंड 3 कंटिन्यूटी इन वाटर फ्लो। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि ये तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, so the development of inland waterways is dependent on the navigability, width and depth of channel, continuity in water flow and transport technology in use. Inland waterways are a major source of transport wherever the river is wide, deep and free of silt. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर हैज बीन प्रोवाइडेड इन। तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ लेना प्रीलिम से पहले। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज़ एनश्राइंड इन द आर्टिकल 39 है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है इंडिया, थर्ड है बांग्लादेश एंड फोर्थ है नेपाल। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन की ट्रीटी को साइन नहीं किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो इंडिया एंड द अदर न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशन। सबने अपने अपने कोई ना कोई एक्सक्यूज दे दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन मेजर कंट्रीज के नाम याद रखना जिन्होंने ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो चलते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डंडी मार्च। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज अकम्पनीड बाय द बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर। सेकंड है, गांधीजी वाज अरेस्टेड आफ्टर द डंडी मार्च। थर्ड है, इट वाज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 इवेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया और 1905 का स्वदेशी मूवमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो करें, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही कम शब्दों में आपको अच्छी नॉलेज उसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारा कोर्स पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।